हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आपकी इंतजार की घड़ियां फाइनली समाप्त हो गई हैं और हम अब लेके आ गए हैं आपके लिए द मोस्ट अवेटेड एनसीईआरटी एम्पलीफायर सीरीज। इसके पहले मेरी एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज हुआ करती थी जिसको देख के लाखों बच्चे डॉक्टर बन गए। अब ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है जहां पे हम एक एक एनसीईआरटी लाइन को आपके लिए डिसाइफर करते हैं, हर लाइन से कैसे सवाल बन सकते हैं वो आपको बताते हैं, और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स में एनसीईआरटी के बाएं दाएं जाके भी जो एक्स्ट्रा चीजें आपको रिक्वायर्ड है या एनसीईआरटी में जो गैप्स है उन गैप्स को फिल करके आपके लिए कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाते हैं। तो जो लोग ये सवाल पूछने वाले हैं कि सर इज इट सफिशिएंट फॉर नीट एग्जाम, तो इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर नीट एग्जाम। चाहे आप जीरो लेवल से देख रहे हैं, चाहे आप रिवीजन के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों बच्चों का भला होगा इससे। तो आई होप यू आर एक्साइटेड फॉर दिस लेक्चर। मैंने इस पूरे लेक्चर्स का प्लेलिस्ट बना दिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो आपको पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट करनी है विदाउट फेल अगर आप नीट बायोलॉजी में 360 में 360 नंबर लाना चाहते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के अपने आज के लेक्चर पे आते हैं। और आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। आई होप यू आर ऑल एक्साइटेड फॉर टुडेज लेक्चर। फटाफट लेक्चर का अटेंडेंस लगा दीजिए वीडियो को लाइक करके, और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हैशटैग चैप्टर 1 कंप्लीटेड कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा ताकि मुझे पता रहेगा कितने बच्चों ने लेक्चर शुरू से एंड तक एक गो में कंप्लीट किया। इस लेक्चर का पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाएगा। और अगर आप इस लेक्चर के बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरी बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक की बुक है और एनसीईआरटी रिकॉल की बुक है। आप उन दोनों बुक्स को Amazon से परचेज कर सकते हैं, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड देखो, हालांकि बहुत छोटा चैप्टर है और इससे एक सवाल हर साल आता है, और ज्यादातर सवाल जब तुम देखोगे तो बायोलॉजिकल जो आपका नोमेनक्लेचर है उस पे ही सवाल पूछा जाता है। बट यहां से कुछ हिडन क्वेश्चन बन सकते हैं तो उनको भी चलिए एड्रेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब आप अपनी नई एनसीईआरटी खोलेंगे तो आपको यह पूरा पैराग्राफ दिखेगा जिसमें आपको ये महान साइंटिस्ट जिनका नाम है अर्नेस्ट मेयर, उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। अब जब तुम ये पैराग्राफ देखोगे तो तुमको समझ नहीं आएगा कि एक्चुअली सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसका नोट्स कैसे बनना है और कौन से पार्ट को हमको हाईलाइट करना है ताकि जब आप दोबारा रिवाइज कर रहे हैं तो आपको पूरा सब कुछ नहीं पढ़ना पड़े। तो सबसे पहले अर्नेस्ट मेयर भाई साहब की बात करें तो ही वॉज बॉर्न इन 1904 एंड ही डाइड इन 2004। मतलब 100 साल भाई साहब जिंदा रहे थे। क्या ये इंपॉर्टेंट है? जी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, क्या अर्नेस्ट मेयर को हम डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी बोलते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अर्नेस्ट मेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। मैं पॉइंटर्स आपके मार्क करते जाऊंगा, साथ के साथ आपको लिखवाते भी जाऊंगा ताकि आप जब नोट्स बनाना चाहें तो साइमल्टेनियसली यही नोट्स बना लें पॉइंटर्स के साथ। ठीक है, तो अर्नेस्ट मेयर was called the Darwin of the 20th century and he was of the 100 greatest scientist, है ना। टॉप 100 अगर साइंटिस्ट की बात करें तो उनमें अर्नेस्ट मेयर का नाम भी आएगा। ठीक है, अच्छा कहां पढ़ाई की इन्होंने, कौन सी यूनिवर्सिटी में काम किया, क्या वो इंपॉर्टेंट है? नहीं, वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है और वो रेलेवेंट भी नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ, इन्होंने अपने करियर में रिसर्च किया ऑर्निथोलॉजी, आपको पता है स्टडी ऑफ बर्ड्स को कहते हैं, टैक्सोनॉमी, जूओजियोग्राफी मतलब कौन सा एनिमल कहां पे पाया जाता है, इवोल्यूशन पे काम किया, सिस्टमैटिक पे काम किया, हिस्टोलॉजी पे काम किया और फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी पे काम किया। ठीक है, अच्छा
और क्या काम किया इन्होंने? सबसे इंपॉर्टेंट काम जो इन्होंने किया, जिस पे सवाल आता है, क्या? ही ऑल्सो पायनियर्ड द सेंट्रली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पीसीज। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज का जो आज हम डेफिनेशन समझते हैं, वो भी अर्नेस्ट मेयर का ही दिया हुआ है। अब देखो यहां पे एनसीईआरटी एक गैप छोड़ देता है। भाई जब बता रहे थे कि डेफिनेशन दिया है, उन्होंने बता देते क्या डेफिनेशन दिया है। चलो कोई नहीं, एनसीईआरटी नहीं बताती तो तुम्हारे सर तो बता ही देंगे। तो स्पीसीज का अगर हम डेफिनेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट मेयर, तो इट विल बी अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशंस। तो ऐसे पॉपुलेशन जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, बट आर reproductively isolated from other such groups, है ना। मतलब आपस में तो इंटरब्रीड कर सकते हैं, बट दूसरे ग्रुप्स के साथ इंटरब्रीड नहीं करेंगे, तो वो पूरा जो बाउंड्री है वो एक स्पीसीज हो जाएगा। तो दिस इज द बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, अच्छा, इनको 3 अवार्ड भी दिया गया था या 3 प्राइज भी दिया गया था, जिसको हम ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। कौन कौन सा अवार्ड था? एक था बाल्जन प्राइज, दूसरा था इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, और तीसरा था क्रैफूड प्राइज। ठीक है, तो इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी मिला है। क्या क्या? पहला बाल्जन प्राइज, दूसरा इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, और तीसरा क्रैफूड प्राइज। हालांकि इस पे सवाल नहीं आना चाहिए, बहुत लो प्रायोरिटी, बट दिमाग में एक बार बिठा के रख लो। ठीक है, तो अगर हम इसको समराइज करें तो सबसे पहला जो सवाल आता है एनसीईआरटी लाइन से डायरेक्टली, कि अर्नेस्ट मेयर को हम डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहते हैं। क्या दिया इन्होंने? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज का डेफिनेशन दिया, और इनको इनके काम की सराहना के लिए 3 प्राइज दिए गए। कौन कौन सा प्राइज था सर? मेरे साथ बोलिए आप। बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, और क्रैफूड प्राइज। इतना ही आपको जानना है। ठीक है, इनकी पैदाइश वैसे 1904 में हुई और मर गए थे 2004 में। 100 साल ही जिंदा रहे, बट क्या ये इंपॉर्टेंट है? ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप ये 3 पॉइंट्स अपने नोटबुक में स्पीसीज के डेफिनेशन के साथ ऐड कर लीजिए। आपको लेक्चर के बाद इसका पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। चलिए अब आते हैं नई एनसीईआरटी के हिसाब से जो पहला पैराग्राफ है आपका, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या कह रहा है? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अब यहां पे थोड़ा कहानी है, तुम थोड़ा बोर हो सकते हो, बट मैं नहीं चाहता कि मैं एनसीईआरटी के एक लाइन को भी स्किप करूं। ठीक है, तो चलिए देखिए एनसीईआरटी माता क्या कहती है और क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्या इसको हाईलाइट करना है। एक बार पढ़ के देख लेते हैं और उसके बाद फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद जो स्किप करना है वो स्किप ही कर देंगे हम, है ना। तो क्या लिखा है? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेस एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अर्ली मैन कुड इजिली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट, इनएनिमेट मतलब क्या हुआ? जिंदा नहीं है जो, और लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग लिख सकते हो यहाँ पे अगर लिखना चाहते हो। अगर जो बच्चा हिंदी मीडियम से खास करके उनको समझ नहीं आएगा तो वो लिख सकते हैं यहाँ पे इसको, क्या? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इनएनिमेट मैटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में लोग डिफरेंस बता देते थे। कोई भी इंसान बता देगा जिंदा है, मर गया, या लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, ठीक, अच्छा। अर्ली मैन डिफाइड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर, जैसे विंड, सी, फायर, एंड सम अमंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जैसे हवा पानी को इन्होंने बोल दिया कि भैया इनएनिमेट मैटर है, और प्लांट्स और एनिमल्स को बोल दिया भैया कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, अ कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इनएनिमेट एंड एनिमल्स ऑब्जेक्ट
was the sense of awe or fear that they evoked. ठीक है. The description of living organisms, including human beings, began much later in human history. ठीक है. Societies which indulged in एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू. अब देखो ये मतलब क्या होता है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू. अब देखो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू मतलब हुआ कि इंसान के ऊपर कुछ नहीं है, बाकी ऑर्गेनिज्म की कोई औकात नहीं है. इसको हम एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू कहते हैं. तो पहले लोगों का एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू था, ठीक है, हम सिर्फ अपना फायदा देखेंगे, हमको नहीं मतलब है किसी और ऑर्गेनिज्म से, हम बायोडाइवर्सिटी पे ध्यान नहीं देंगे, हम ऑर्गेनिज्म को कंजर्व नहीं करेंगे, इकोसिस्टम की मेरी धज्जी उड़ जाए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा. तो इसको हम कहते थे एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू. इसका मतलब है यहां पे इसको भी ऐसे हाईलाइट करके यहां पे लिख लो क्या, ह्यूमन काइंड एज सेंट्रल और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी अगर हम मानते हैं तो उसको हम एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू कहते हैं. तो ह्यूमन काइंड एज द सेंट्रल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस. ठीक है, एलिमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस. ठीक है सर. अच्छा, तो इसके वजह से क्या है, हम बहुत ज्यादा दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे ध्यान नहीं देते थे. ठीक है. फिर उसके बाद सिस्टमैटिक एंड मॉन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ब्रॉट इन, उसके बाद आया. ठीक है. आउट ऑफ नेसेसिटी डिटेल सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, नोमेनक्लेचर उनका नाम रखना और उनको ग्रुप में क्लासिफाई करने का काम शुरू हुआ. ठीक है. नाउ द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज वाज द रिकॉग्निशन ऑफ शेयरिंग ऑफ सिमिलैरिटीज अमंग डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. अब उसमें दिखा कि ऑर्गेनिज्म के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी. और क्या भी दिखा, दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड आर ऑल्सो टू ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ. तो इनमें आपको रिलेशनशिप दिखा, को एग्जिस्टेंस दिखा, है ना. और इसके वजह से दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर and also to all organisms that ever lived on the earth was a revelation which humbled human and led to cultural movement for conservation of biodiversity. जब इंसान को रियलाइज हुआ कि अकेले वो सरवाइव नहीं कर सकता या उसके आसपास की स्पीशीज खत्म हो जाएंगी अगर हम इकोसिस्टम की इस तरह से धज्जियां उड़ाते रहेंगे, तो वो बायोलॉजिकल कंजर्वेशन करने को आतुर हुआ. ठीक है. इन द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ दिस यूनिट यू विल get a description including classification of animals and plants from a taxonomist perspective. ठीक है, इसी पे हम बात करेंगे. क्या इस लाइन में कुछ भी इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये पूरा पैराग्राफ नॉट इंपॉर्टेंट है, इस पे एक भी सवाल नहीं आएगा. तो एक बार हमने टाइम वेस्ट कर लिया इसके साथ, अब आगे आपको कभी लाइफ में इसके साथ टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा. एक भी सवाल यहां से नहीं बन सकता है, चाहे वो घटिया सवाल ही क्यों ना हो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब फिर आते हैं, ये भी बहुत बेकार पैराग्राफ है, इससे भी कभी सवाल नहीं आएगा, बट हम फिर भी एक बार आपके लिए पढ़ देते हैं. हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड. ओहो, अब यहां पे अंग्रेज आ गया है यहाँ पे. ठीक है. द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग. द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी कोल्ड माउंटेन्स में रह सकता है, डिसिडियस फॉरेस्ट में रह सकता है, ओशन में रह सकता है, फ्रेश वाटर लेक्स में रह सकता है, डेजर्ट में रह सकता है या हॉट स्प्रिंग में रह सकता है. और इतने वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स है तो हमको देख के अचंभा होता है. द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, गैलोपिंग हॉर्स उसको कहते हैं ना, ऑफ माइग्रेटिंग बर्ड्स, वैली ऑफ फ्लावर्स एंड अटैकिंग शार्क इवोक्स ऑ एंड अ सेंस ऑफ वंडर. अंग्रेजी लिख लिए थे भाई साहब, क्या कीजिएगा आप, है ना. द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट कॉम्पिटिशन जो होता है, cooperation among members of a population, amongst members of a community, or even molecular traffic inside the cell makes a deeply reflect on
व्हाट इंडीड इज लाइफ। ठीक है, तो व्हाट इज लाइफ का दो सवाल पूछा जा सकता है। पहला सवाल यह है क्या, तो इट इंप्लीकेट्स टू क्वेश्चंस विद इन इट। पहला सवाल यह है कि व्हाट इज लिविंग। ठीक है, सबसे पहला सवाल आता है व्हाट इज लिविंग, जिस पे अभी हम चर्चा करेंगे। ये हालांकि आपके नई एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट आपके एडेड टॉपिक का पार्ट है। और दूसरा सवाल आता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। वो फिलोसफिकल सवाल है, जिसके बारे में हमें बात नहीं करनी। हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हम ये सब फालतू की बातें नहीं करते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है, जब हम बाबा बन जाएंगे तब हम ये सब बातें करेंगे। अभी हम फोकस करते हैं व्हाट इज लिविंग इस पे। ठीक है, अब देखोगे तो व्हाट इज लिविंग जब आप देखेंगे तो आपको ये नई एनसीईआरटी में नहीं दिखेगा, सीधा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट हो जाता है। बट हम पहले व्हाट इज लिविंग कर लेते हैं, उसी सीक्वेंस में करते हैं जो पुरानी एनसीईआरटी का सीक्वेंस था। तो यहाँ पे एडेड टॉपिक के फॉर्म में आप ऐड कर लीजिए और साथ के साथ नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो अगर हम बोले व्हाट इज लिविंग, ठीक है, अब इस पे सवाल आता है। इट इज अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक, हालांकि एडेड टॉपिक का पार्ट है, बट इस पे बहुत कंफ्यूजिंग सवाल आता है और इस पे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बनते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है, तो इसको अच्छे से हम करेंगे। ठीक है, जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक होगा हम लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, क्या क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है। ठीक है, तो जब भी हम ऑर्गेनिजम्स का डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम कुछ एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, जहां पे हम एक तरफ लिखेंगे डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर मतलब कि दिस इज द फीचर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन, और ऐसा कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें यह फीचर देखने को मिलेगा। तो डिफाइनिंग फीचर क्या हुआ, तो इट इज द फीचर प्रेजेंट in all living beings without exception, without exception। ठीक है, तो इस फीचर को हम कहते हैं डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, याद रखिएगा, इट विल बी एब्सेंट इन all non living things also। ठीक है, दूसरा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहते हैं दूसरे को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब क्या हुआ कि यहां ठीक है ये फीचर होता है, दीज आर द फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और कभी कभी कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाया जा सकता है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हो गया, फीचर्स प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नॉट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहां पे देखो, यहां पे क्या, ऑल लिविंग बीइंग, यहां विदाउट एक्सेप्शन है। ठीक है, और यहां पे आप देखिए मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम एक एक करके डिफाइन करेंगे कौन सा मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और कौन सा डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, सबसे पहला आता है दैट इज ग्रोथ। ठीक है, सबसे पहला फीचर है दैट इज ग्रोथ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ। ठीक है, तो अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ कैसा होगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा या डिफाइनिंग फीचर होगा। सबसे पहले अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ का डेफिनेशन क्या हो रहा है, ग्रोथ का अगर हम डेफिनेशन देखें तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन मास, वेट बढ़ रहा है, और इंक्रीज इन साइज, दोनों कंडीशन को हम ग्रोथ कहेंगे। ठीक है, क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ देखने को मिलता है, बिल्कुल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो।
ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। ठीक है। क्या नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकता है? बिल्कुल। तुम समझो एक रेत का टीला है, सैंड ड्यून्स होता है, तुम देखो उस पर और ज्यादा रेत आ गया तो टेक्निकली उस सैंड ड्यून्स की तो हाइट बढ़ रही है। तो क्या नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकता है? बिल्कुल। नॉन लिविंग थिंग्स कैन ऑल्सो ग्रो। तो अब बताओ क्या ये डिफाइनिंग फीचर हो सकता है? क्या ये डिफाइनिंग फीचर हो सकता है? बिल्कुल डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। तो अगर हम यहां पे लिखें तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में यहां पे ग्रोथ लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर ग्रोथ है। क्या ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर? नहीं, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। तो यहां एक बड़ा बड़ा लिख सकते हैं, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ग्रोथ भी दो तरह का हो सकता है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो कैसा ग्रोथ हो सकता है? एक तो है कि तुम्हारे ऊपर कुछ 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 डिपॉजिट हो गया। ठीक है। तो अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ दो तरह का हो सकता है। एक को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अगर ग्रोथ डिपोजिशन ऑन द आउटसाइड के वजह से हो रहा है तो ग्रोथ बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द आउटसाइड, मतलब ऊपर से अगर सामान आके डिपॉजिट होता जा रहा है तो इस तरह के ग्रोथ को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, जो लिविंग थिंग्स में देखा जाएगा या नॉन लिविंग थिंग्स में देखा जाएगा। इट इज सीन इन नॉन लिविंग थिंग्स। इट इज सीन इन नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है। बट वहीं अंदर से मटेरियल ऐड हो रहा है, जैसे हमारे अंदर सेल्स तो अंदर से डिवाइड करें, बाहर से तो कुछ नहीं आ रहा ना कि तुमने 10 दिन नहाया नहीं तो 5 किलो वजन बढ़ गया तो तुम बोलो अरे मैं तो लंबा हो गया, या तुमने हील्स पहन लिया तुम लंबे हो गए, बोलो अरे मैं तो बढ़ गया। ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है। तो हमारा जो ग्रोथ होता है ह्यूमन बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। कौन सा ग्रोथ कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ में क्या होता है सर? ग्रोथ बाय डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंस या मटेरियल फ्रॉम इनसाइड। ग्रोथ बाय डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इनसाइड, अंदर से अगर ग्रोथ हो रहा है तो ये इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है। ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा लिविंग थिंग्स में। तो इट इज सीन इन लिविंग थिंग्स। तो क्या लिविंग थिंग्स के लिए ये डिफाइनिंग फीचर हो सकता है? बिल्कुल। इंट्रिंसिक ग्रोथ लिविंग थिंग्स के लिए डिफाइनिंग फीचर हो सकता है। तो अगर डिफाइनिंग फीचर में हम यहां पे ऐड करें तो हम यहां पे इंट्रिंसिक ग्रोथ को ऐड कर सकते हैं। तो अगर तुम्हारे एनसीईआरटी में या तुम्हारे एग्जाम में सिर्फ ये लिखा जाए ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है, नहीं है। इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है। चलिए, दूसरा पहलू ग्रोथ का होता है कि क्या ग्रोथ अप टू अ सर्टेन एज हो रहा है या ग्रोथ हमेशा हो रहा है। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो दे ग्रो थ्रू आउट लाइफ। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो क्या होगा? दे ग्रो अप टू अ सर्टेन एज ओनली। ग्रो अप टू अ सर्टेन एज ओनली, एक उम्र तक ही बढ़ते हैं,
हालांकि रिपेयर टेक्स प्लेस थ्रू आउट, है ना, रिपेयर अकर्स थ्रू आउट। ठीक है, अच्छा, एक और चीज है जहां से बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बन सकता है। क्या सवाल यह बन सकता है कि अगर हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें, कि अगर हम बात करें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, क्या ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात है? नहीं, ग्रोथ साइज इंक्रीज कर रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है ना, तो वो रिप्रोडक्शन तो नहीं हुआ। तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो ग्रोथ, अब देखो क्या होता है इसी में, एनसीईआरटी में ट्विस्ट कर देते हैं हम लाइन को, हम बोल देते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव, तो गलत हो जाएगा। इंक्लूसिव मतलब एक जैसा, एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग, है ना। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। बट वही अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो इंक्लूसिव हो जाएगा, क्योंकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ, एक ही सेल है, वो डिवाइड करता है तो ग्रो कर रहा है, वो डिवाइड करता है तो रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो इंक्लूसिव हो जाएगा। तो अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो इट विल बी एन म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। तो प्लीज इसको स्टार लगाइएगा, क्योंकि यहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। तो ग्रोथ से कहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है? एक, अगर पूछा ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है या नहीं, तो तुम बोल दोगे ना जी ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अगर पूछा ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या नहीं, आप बोल दोगे हाँ जी ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। अगर पूछा इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है या नहीं, तो आप बोल दोगे इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर होता है जी। आई होप ये क्लियर हो गया आप सबको। चलिए देखिए, एक बार एनसीईआरटी माता के चरणों में चलते हैं। तो क्या बोला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, ठीक है। ग्रोथ का डेफिनेशन क्या है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है। अच्छा, अब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ बाय सेल डिवीजन, ठीक है। इन प्लांट्स ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, ठीक है, ये हमने देख लिया। एनिमल्स में ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज, बट रिपेयर चलता रहता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में प्लीज यहां पे देख लीजिए, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव। यहां पे लिख लीजिए प्लीज, यहां पे लिख लीजिए ग्रोथ एंड reproduction are mutually inclusive event, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, तो वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर, इन विट्रो सेल के बाहर, है ना, by simply counting the number of cells under the microscope, ठीक है। in majority of higher animals and plants growth and reproduction are mutually exclusive event। दूसरा लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट, इन मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो जैसे मैंने आपको नोट्स बना के दिखाया, मैं आगे से हाईलाइट करूंगा, आपको वैसे ही नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो ग्रो इफ वी इंक्रीज द बॉडी मास और इफ वी कीप इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। जैसे माउंटेन्स, बोल्डर्स और सैंड माउंट्स ग्रो करते हैं, तो इसको क्या होता है, तो दिस ग्रोथ इज एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। इसी एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को कौन सा ग्रोथ देखने को मिलता है, हमको एक्सट्रिंसिक
ग्रोथ देखने को मिलता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमको कौन सा ग्रोथ देखने को मिलता है? हमको इंट्रिंसिक ग्रोथ देखने को मिलता है। तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, है ना, तो यही इसको हम बोल देंगे इंट्रिंसिक ग्रोथ। मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया तुमको, बट मैं रिवीजन करा दे रहा हूं तुमको, ठीक है, इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो इस तरह की कंफ्यूजन से आप बचिएगा, ठीक है। तो ग्रोथ देयरफॉर कैनॉट बी, इट cannot be a defining property for living organisms, it cannot be a defining property for living organisms, ठीक है। बट क्या ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? बिल्कुल, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो देखो, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम, है ना, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम, बट क्या ये डिफाइनिंग फीचर है? नहीं जी, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ठीक है। अ डेड ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ग्रो। बहुत बढ़िया बात। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा क्राइटेरिया आता है, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन भी आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना। रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहां पे हम फिर से अपने नोटबुक में आ जाएंगे और यहां पे लिख लेंगे दूसरा, रिप्रोडक्शन को भी हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर मान लेंगे। बट क्या ये डिफाइनिंग फीचर है? नहीं, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो आइए देखते हैं क्यों नहीं है। तो इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन रिफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वैसे रिप्रोडक्शन का मतलब दोनों है, सेक्सुअल भी है, एसेक्सुअल भी है, बट ठीक है, हम जब बात करते हैं तो हम मेजरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही बात करते हैं। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मींस आल्सो। अब यहाँ पे कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में लिखा है जिसको हम साइड में लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या, सबसे पहले फंगाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड बाय हेल्प ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। तो अगर फंगाई की बात करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। अभी वैसे तुम किंगडम फंजाई पढ़ोगे ही आगे, तो उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो अभी जितना काम लायक है इस चैप्टर के स्कोप में उतना ही बात करेंगे, इस पर भी हम बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग। तो दूसरा डाल देते हैं, ईस्ट और हाइड्रा। क्या देखने को मिला आपको? यहां पे आपको देखने को मिला बडिंग, ईस्ट और हाइड्रा में आपको देखने को मिला बडिंग, ठीक है। फिर आया प्लेनेरिया, जिसको फ्लैटवर्म कहते हैं। फ्लैटवर्म ये किसका पार्ट होता है? ये प्लाटी हेलमिंथस होता है, आपने पढ़ा है ना। इसको हम बोलते हैं प्लाटी हेलमिंथस, ठीक है। अब यहां क्या होता है? वी ऑब्जर्व ट्रू रीजेनरेशन। वी ऑब्जर्व, एक वर्ड बड़ा अच्छा यूज किया, ट्रू रीजेनरेशन। मतलब रीजेनरेशन मतलब क्या हुआ कि अगर किसी का एक पार्ट काट दो और उससे पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो उसको हम रीजेनरेशन कहते हैं या ट्रू रीजेनरेशन कहते हैं। तो अगर हम रीजेनरेशन की बात करें, जहां भी कुछ काम की चीज है हम अलग एक पेज बना लेंगे, ठीक है। तो अगर हम रीजेनरेशन की बात करें तो क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म और अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स इंजर्ड पार्ट। तो कोई पार्ट इसका टूटा फूटा है, वहां से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है या उस पार्ट को रिप्लेस कर दिया जा रहा है, तो उस प्रोसेस को हम रीजनरेशन कहते हैं। तो दो तरह का रीजनरेशन होता है, एक को हम कहते हैं मॉर्फोलैक्सिस, या इसको हम कहते हैं ट्रू रीजनरेशन। क्या होता है इसमें? एनी पार्ट, अगर मान लो कोई एक इंजर्ड पार्ट है, तो उस पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म बन सकता है, ठीक है। तो एनी इंजर्ड
part or fragment can give rise to an entire organism. Can give rise to an entire organism. कहाँ देखने को मिलेगा आपको? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एक प्लेनेरिया जो हमने बोला है, और दूसरा एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा स्टारफिश में, है ना। स्टारफिश में भी आपको ये एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। तो इसको हम मॉर्फोलैक्सिस कहते हैं, ठीक है। इस पे एम्स में सवाल आया हुआ है, तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से हम एनसीईआरटी के जो गैप्स हैं उसको फिल करेंगे। बोलोगे सर ये आउट ऑफ एनसीईआरटी हुआ? नहीं हुआ ना आउट ऑफ एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी में तो बात किया है ट्रू जनरेशन का, सिर्फ मैंने वर्ड एक बदल दिया, ठीक है। दूसरा होता है एपीमॉर्फोसिस, ठीक है। मॉर्फोसिस क्या? ओनली अ पार्ट that is injured is replaced. जैसे छिपकली की पूंछ काट दोगे तो उसकी पूंछ फिर से बन जाती है ना। तो इसका एग्जांपल लिख सकते हैं लिजर्ड का टेल, ठीक है। तो ये रीजनरेशन की बात हुई, ठीक है। तो टू रीजनरेशन में क्या हुआ? अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसको ट्रू रीजनरेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फंगाई, filamentous algae and protonema of moss, they multiply by fragmentation. तो एक और पॉइंट यहां पे लिख लो, क्या सर? फंगाई, कुछ फंगाई, दूसरा लिखो फिलामेंटस एल्गे, और तीसरा लिखो प्रोटोनीमा ऑफ मॉस। अब इस पे हम अभी बात करेंगे, अभी क्यों करना है इस पे बात, है ना। ये तो ऑब्वियसली अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो दे ऑल रिप्रोड्यूस बाय फ्रैगमेंटेशन। यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे होगा फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद व्हेन इट कम्स टू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेल्युलर एल्गे और एमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक ही बात है, ठीक है। तो यहां क्या हो रहा है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स हो रहा है, ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल और मास, ठीक है। हेंस वी नोटिस दैट इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेस ऑफ दीज टू टर्म्स, क्योंकि ये म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है, एक ही बात है। ग्रोथ हो रहा है या रिप्रोडक्शन हो रहा है, एक ही बात है। फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। कौन कौन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते? म्यूल, है ना, वर्कर बी और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस। तो एक पॉइंट लिखो कि सम ऑर्गेनिज्म, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। तो एक आ गया म्यूल्स। म्यूल्स क्या होता है? म्यूल्स इज अ क्रॉस बिटवीन हॉर्स एंड डोंकी। तो इंटर स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन हॉर्स एंड डंकी। क्यों करते थे भैया हम ये क्रॉस, क्यों किए? तो ये क्रॉस इसलिए किए कि भैया घोड़े जैसी ताकत आ जाएगा और गधे जैसा मेंटेनेंस हो जाएगा। तो म्यूल्स तुम देखोगे पहाड़ी एरिया में, खच्चर जिसको कहते हैं ना, खूब लोग ले जाते हैं, है ना, ऊपर पहाड़ पे, और एक खच्चर लगभग लाख 1.5 लाख रुपए का होता है, और सोचो बच्चा ही पैदा नहीं कर सकता, फिर भी लोग उसको रखते हैं। क्यों? सोर्स ऑफ इनकम है, उसको मेंटेन करने में कुछ भी खिला दो, ताकत उसको घोड़े जैसी है, तो काम चल जाता है। तो म्यूल्स स्टेराइल होते हैं, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो म्यूल स्टेराइल होता है, ठीक है।
दूसरा कौन स्टेराइल होता है? दूसरा होता है आपका वर्कर बी। वर्कर बी कैसे बनती है? तो वर्कर बी, जब तुम हनी का बी का क्रॉस देखोगे तो जो फीमेल बीज होती हैं अपार्ट फ्रॉम क्वीन, उसको वर्कर बी कहते हैं, ये फीमेल होती है, ठीक है। तो ये भी स्टेराइल होती है, ये बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ड्रोन्स और क्वीन भी फर्टाइल होता है, याद रखिएगा। ड्रोन्स एंड क्वीन बी आर फर्टाइल। हाँ जी, ड्रोन्स और क्वीन बी आपके फर्टाइल होती है, बट ये स्टेराइल होता है, ठीक है। अच्छा, और कौन सा? इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। कुछ कपल ह्यूमंस के इनफर्टिफाइल होते हैं, मतलब कि रिप्रोडक्शन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, तो इट कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, डिफाइनिंग नहीं है, क्योंकि सब लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में आपको देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। क्या कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता? नहीं। एक और पॉइंट है, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग। तो हमने यहां पे पहले ही ऐड कर दिया कि रिप्रोडक्शन भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बट डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आते हैं। अगला जो फीचर है दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है, और ये डिफाइनिंग फीचर भी है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका। तो मेटाबॉलिज्म यहां पे आ जाएगा, यहां पे डालो एक नया ऐड करो मेटाबॉलिज्म। बट मेटाबॉलिज्म कैरेक्टरिस्टिक फीचर में भी आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, यहां पे भी डालो, ठीक है। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? तो मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी। सम टोटल ऑफ all living reactions occurring in our body। तो जब भी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता जा रहा है, आप जिंदा है। जिस दिन आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होना बंद हो गया, मतलब आपका एनर्जी प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा, आपके बॉडी में कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा, मतलब आप निपट लिए हैं। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म शो करेगा। अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म को क्या कहेंगे? सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग रिएक्शन। तो मेटाबॉलिज्म को अगर हम डिवाइड करेंगे तो मेटाबॉलिज्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कैटाबॉलिज्म। कैटा मतलब काटा, मतलब ब्रेक डाउन कर रहे हो, ठीक है। एना मतलब ऐड, ऐड किए, है ना, तो एनाबॉलिज्म तो तोड़ने वाला रिएक्शन, है ना। जैसे मान लो एटीपी टूट गया एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो कैटाबॉलिक रिएक्शन हो गया, ठीक है। जोड़ने वाला रिएक्शन एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपी बना दिया, तो उसको एनाबॉलिज्म कहेंगे। तो ऐड हो रहा है तो एनाबॉलिज्म है, काटा पीटी हो रहा है तो कैटाबॉलिज्म। तो सी से काटा पीटी याद रखो, ए से ऐड याद रखो। तो इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी। तो क्या बोल रहे हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स are made of chemicals. These chemicals, small or big, belonging to various classes, size, function, etc., are constantly being made and changed into some other biomolecules. These conversions are chemical reactions or metabolic reactions. There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल हो, चाहे फंगाई हो, चाहे माइक्रोब्स हो, सब में मेटाबॉलिज्म होगा। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी, ठीक है। क्या कोई नॉन लिविंग थिंग्स मेटाबोलाइज कर सकता है? नहीं। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एक कंफ्यूजिंग लाइन आएगा। क्या सर? एक लाइन आता है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। बिल्कुल, टेस्ट ट्यूब में मैं एक रिएक्शन कर रहा हूं, कोई भी चीज बर्न कर रहा हूं, है ना, तो वो तो मेटाबॉलिक रिएक्शन ही है, बट क्या वो लिविंग रिएक्शन है? जी, वो लिविंग रिएक्शन है। क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म
नहीं है। तो एक देखो यहाँ एनसीईआरटी का लाइन है, an isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living or nor living. Hence, while metabolism is a defining feature of all living organisms without oxygen, तो यही है मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। और कह रहा है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग रिएक्शन है, ठीक है, याद रखिएगा। एक पॉइंट यहां पे लिख लीजिए, आइसोलेटेड लिविंग isolated metabolic reactions are living reactions, not living organism. Isolated reaction in vitro मतलब सेल के बाहर are living reaction but not living organisms, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है, दैट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या हुआ कि बॉडी को डिफरेंट कंपार्टमेंटलाइजेशन किया। सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने देखा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा, और या ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा। तो अगेन यहां पे भी एक और चीज आ जाएगा जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, दैट इज योर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, जो डिफाइनिंग फीचर हो कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है ही। तो यहां पे आ जाएगा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आई डोंट थिंक यहां कोई आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते। अब आता है perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is the ability to sense their environment or surrounding, ठीक है। and response to these environmental stimuli could be physical, chemical और biological, तीनों तरह से ये रिस्पॉन्स कर सकता है, ठीक है। तो अगर एनी चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, जो मेरा बॉडी परसीव करता है, इसको हम कहते हैं स्टिमुलाई, एंड माय बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू दिस स्टिमुलाई। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू दीज स्टिमुलाई, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो वी सेंस आवर एनवायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन, प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, पॉल्यूटेंट एक्सेट्रा, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड एनवायरमेंटल क्यूज, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पे एक पॉइंट है, फोटो पीरियड। फोटो पीरियड क्या होता है, कितना देर सनलाइट रह रहा है। तो फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। तो अगर बोल देना फोटो रेस्पिरेशन अफेक्ट्स ओनली प्लांट्स, या फोटो रेस्पिरेशन फोटो पीरियड, सॉरी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, फोटो पीरियड अफेक्ट्स प्लांट्स ओनली, क्या ये स्टेटमेंट सही होगा गलत होगा? फोटो पीरियड सीजनल ब्रीडर को भी अफेक्ट कर रहा है, तो एनिमल्स को भी अफेक्ट कर रहा है ना। तो यहां पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लीजिए कि फोटो पीरियड affects production of, photo period affects production in seasonal breeder
बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज, देयरफॉर दे आर अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, बीइंग अवेयर अबाउट द इन्वायरमेंट। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। क्या कहते हैं इसको? बीइंग अवेयर अबाउट द सराउंडिंग। कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, वो कॉन्शियस होता है ना, वो अवेयर होता है। तो क्या कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा? बिल्कुल, कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा, कैरेक्टरिस्टिक तो होगा ही। ठीक है, ये कॉन्शियसनेस। अगर आप इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर हैं तो इस फिनोमिना को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। ठीक है, अब तो यहां पे क्या लिखा है? कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब यहां पे एक और बात बोलता है, एक और टर्म होता है जिसको हम कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। एक और टर्म होता है जिसको हम कहते हैं सेल्फ दिस इज ओनली सीन इन ह्यूमंस। ठीक है, तुम कभी किसी बिल्ले को अपना बाल सेट करते हुए देखो कि नहीं आज देखते हैं हम आईने में कैसे लग रहे हैं? वो आईना में देख रहा होगा, क्यूरियोसिटी में देख रहा होगा, उसको नहीं पता है कि वो दिखने में कैसा लग रहा है ना, उसको नहीं पता है कि दूसरे बिल्ले के सामने स्मार्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि वो मोटा हो गया या पतला हो गया, है ना। इट इज नॉट अवेयर अबाउट इट सेल्फ, बट उस बिल्ले को ये पता है कि लाइट कहां से आया, है ना। तो वही चीज है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ इंसानों में होता है। सेल्फ कॉन्शियस only found in human beings, it is only found in human beings। क्या है सेल्फ कॉन्शियस का मतलब? खुद के होने का एहसास, बीइंग अवेयर अबाउट योर सेल्फ। वैसे आजकल तो बहुत लोग डिलुलू में रह रहे हैं, है ना, डिल्यूजन में रहते हैं ना, तो बहुत उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस की कमी है। बीइंग अवेयर अबाउट योरसेल्फ, बीइंग अवेयर अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। अपने होने का एहसास है तो उसको हम कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डब्बे में डाल दो। ठीक है, तो क्या सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर हम पूछें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ कॉन्शियसनेस दिया और कॉन्शियसनेस दिया, कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा, क्या सेल्फ कॉन्शियसनेस कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में थोड़ी होता, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी नहीं है, है ना। तो ओनली फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स, तो इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज यहां पे बात करता है जिसपे बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, जो एनसीईआरटी गलत भी लिखती है। क्या कहता है? व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग्स it is all the more difficult to define the living saint. We observe patient lying in coma in hospitals, virtually supported by machines which replace heart and lungs. The patient is otherwise brain dead. देखो यार, कोमा पेशेंट्स आर नॉट ब्रेन डेड। अगर ब्रेन डेड हो गया तो वो इरिवर्सिबल है, वापस कभी जिंदा नहीं हो सकता। तो एक यहां पे पॉइंट लिख लेना, कोमा पेशेंट्स आर नॉट ब्रेन डेड। ठीक है, अगर ब्रेन डेड हो गया तो उसको कोमा में रखने का कोई फायदा ही नहीं है। ब्रेन डेड हो गया तो वापस कभी वो रिवाइव नहीं हो सकता। ठीक है, वापस कभी वो जिंदा नहीं हो सकता, तो उसको क्यों रखेंगे मशीन के सपोर्ट से? ठीक है, तो कोमा पेशेंट्स आर नॉट ब्रेन डेड। अगर ब्रेन डेड हो गया तो जबरदस्ती तुम उसको रखो तो अलग बात है, दे कैन नॉट बी रिवाइव। ब्रेन डेड पेशेंट्स कैन नॉट बी रिवाइव टू लाइफ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ब्रेन डेड पेशेंट्स कैन नॉट बी रिवाइव टू लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखिएगा।
ठीक है, तो द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन, तो यही लिखा है द पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग, नॉन लिविंग है ऑब्वियसली, दे आर, जो वापस ही नहीं आ रहा, ब्रेन डेड हो गया तो नॉन लिविंग, लिविंग नहीं है। ठीक है, अब चलो, ये टाइम पास है यहाँ पे क्या, इन हायर क्लास यू विल कम टू नो ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन कंस्टिट्यूएंट सेल्स, है ना, ग्रुप ऑफ सेल मिलकर टिश्यू बनाता है, बट सेल और टिश्यू आपस में बहुत बहुत अलग है। ठीक है, वही सेल ऑर्गेनेल्स के सारे फंक्शन सेल से नहीं मिलते, ग्रुप ऑफ सेल ऑर्गेनेल सेल बनाता है, तो इंट्रैक्शन की वजह से एक नया फीचर आता है, तो वही बात यहाँ पे कह रहा है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स but arise as a result of interaction among constituent cells. Similarly, properties of cellular organelles are not present in molecular constituents of the organelles but arise as a result of interaction among molecular components comprising the cell organelle. These interaction results in emergent property at a higher level of organization, and this phenomena is true in hierarchy or organization complexity in all levels. अभी इसके काम का तुम्हारे नहीं है। Therefore, we can say that living organisms are, अब यहाँ पर living organisms कैसे हैं, they are self-replicating, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli. तो this is a very good definition of living organism. ठीक है, फिर बोल रहा है biology is the story of life on earth, biology is the story of evolution of living organisms on earth, all living organisms present, past or future are linked to one another by sharing of common genetic material but to varying degree, है ना, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो होता है, ये हमको पता है। ठीक है, चल, ये तो था एडेड टॉपिक एनसीईआरटी का, जिस पे सवाल आता है, कहां से सवाल आता है, डिफाइनिंग फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। तो यहां पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो आपकी नई एनसीईआरटी में चीजें दी हुई हैं, क्या क्या। सबसे पहला टॉपिक आपके नई एनसीईआरटी का, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है इफ यू लुक अपॉन around you will see a large variety of living organism, be it potted plants, insect, birds, your pets or other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, microscopic organisms है, ठीक है, but they are all around you. If you were to increase the area, अगर एरिया इंक्रीज करोगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज होता है ना, आपने पढ़ा है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, जो हमने बायोडाइवर्सिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो इस पे भी डिटेल में बाद में बात करेंगे। ठीक है, दैट यू मेक एन ऑब्जर्वेशन इन द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी would increase. Obviously, if you are to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it. Each different kind of plant, animal or organisms that you see represents a species. ठीक है, द नंबर ऑफ स्पीसीज जितना हम अभी जानते हैं, जो डिस्क्राइब्ड रेंज है, दैट इज बिटवीन 1.7 to 8 मिलियन। ये तुम बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में भी ये सेम डेटा देखते हो, जितना स्पीसीज डिस्कवर्ड हो गया, इट इज इन द रेंज ऑफ 1.7 to 8 मिलियन, और इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बट अभी बहुत ऐसे स्पीसीज हैं जो डिस्कवर्ड नहीं हुए, तो आप पढ़ोगे बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में कि वो जितना एस्टिमेट है कितना स्पीसीज हो सकता है, वो 7 से 8 मिलियन है। ठीक है, ठीक, तो क्या बोल रहा है कि दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी ऑफ द और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। वी शुड रिमेंबर हियर एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज और इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिज्म्स आर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड। ठीक है, अब बताओ कि अगर इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो और इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर हमको बात करना है या इन ऑर्गेनिजम्स को हमको एक नाम देना है, तो देयर शुड बी अ सिस्टम फॉर इट। तो वही कह रहा है यहां पे कि एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। वी नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स, है ना। जैसे तुम बोल दोगे भिंडी, आज भिंडी की सब्जी बनी है, तुम अमेरिका में जाके बोलो कि भाई भिंडी खाना है, उसको पता नहीं होगा भिंडी क्या होता है ना, उसको लेडीज फिंगर जब तक नहीं बोलोगे तब तक नहीं समझ में आएगा भाई साहब। तो लोकल नेम है। अब हर जगह नाम बदल गया, कहीं तौरी कहते हैं, कहीं लौकी कहते हैं, कहीं किसी को कद्दू कहते हैं, है ना, अलग अलग नाम है, तो लोकल नेम से तो काम नहीं चलेगा। तो वही बोल रहा है
कि as stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know that plants and animals in our own area by their local name. Now, these local names would vary from place to place, even within a country. Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways to talk to each other by the same name to refer organisms we are talking about. Hence, there was a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. इसको हम कहते हैं nomenclature. The process of naming of organisms so that it is known by the same name all over the world is called nomenclature. और याद रखिएगा ये बायोलॉजिकल nomenclature वाला जो ये वाला एरिया है इसको हम फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक में डालेंगे. इसको हम फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स में डालेंगे. ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है? ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्गेनिजम्स आर डिस्क्राइब्ड करेक्टली. है ना? नाम कैसे रखोगे? नाम कैसे रखते करोगे? अरे ये बच्चा चुलबुला है, इसका नाम चिंटू रख देते हैं, है ना? तो जब तक उसको कैरेक्टरिस्टिक उसका नहीं पता है, उसको हम ग्रुप में क्लासिफाई नहीं कर पाए, तब तक हम उसका नाम नहीं रखते. तो स्टेप सबसे पहले याद रखिएगा, स्टेप 4 स्टेप अभी आगे पढ़ोगे वैसे, बट मैं यही लिखा देता हूं. स्टेप नंबर 1 इज उसका कैरेक्टर पता करो. इसको हम कहते हैं कैरेक्टराइजेशन, मतलब लक्षण कैसे हैं उसके. ठीक है, तुम ऐसे देखोगे एक आदमी है खूब एकदम उत्पादी सोच वाला है, तो बोलोगे आरामी आदमी, इसको गुंडा वाले कैटेगरी में रखते हो. ठीक है, तो उसको कैरेक्टराइजेशन कहते हैं. ठीक है, अब उसके चाल चलन से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो इस प्रोसेस को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, और उसके बाद हम इसके ही चाल चलन वाले लोगों के साथ इनको एक ग्रुप में डाल देंगे, तो इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन. और उसके बाद हम इसको नाम दे देंगे, तो इसको हम कहते हैं नोमेनक्लेचर. तो ऐसे स्टेप होता है. तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हुआ तुम्हारा कैरेक्टराइजेशन, दूसरा हुआ आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन और फिर नोमेनक्लेचर. ठीक है, तो ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर इज ओनली पॉसिबल when the organism is described correctly and we know what organism name is attached to. इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइडेंटिफाइंग. ठीक है, डिस्क्राइबिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, in order to facilitate the study, the number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each of the organisms. ठीक है, it is acceptable over the world. ठीक है, क्या क्या है? कोड बनाया गया है. तो जैसा है, पहला है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN, प्लांट्स के लिए, फॉर प्लांट्स. ठीक है, अब यहां पे प्लीज हाईलाइट कर लीजिएगा क्या सर? कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर. देखो, हालांकि फॉर और ऑफ में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बट भैया एक सवाल आया था तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा. ठीक है, एनिमल के केस में क्या हो जाता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN होता है. ठीक है, ऑफ. ठीक है, अच्छा, दूसरा और नाम होते हैं कुछ. एक होता है ICVN, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर, वायरस के लिए. नेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर. और एक होता है ICNB, इसको कहते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया. इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, इसको हम कहते हैं ICNB. ठीक है, अच्छा, अब देखो क्या क्या बोल रहे हैं? द साइंटिफिक नेम इंश्योर्स दैट ईच ऑफ ऑर्गेनिज्म
हैज ओनली वन नेम, और पूरी दुनिया में वही नाम से जाना जाएगा, उसका कोई दूसरा नाम नहीं होगा, और कोई और ऑर्गेनिज्म का भी सेम नाम नहीं होना चाहिए, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। और इस फिनोमिना को हम कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो जो मोस्ट एक्सेप्टेड, अब इस पे सवाल आता है, तो द मोस्ट एक्सेप्टेड नोमेनक्लेचर टेक्निक, क्या कहते हैं इसको? इसको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। जो भी काम का चीज हम उसको अलग से लिख देंगे। ठीक है, किसने डिवाइस किया था? लीनियस चिच्चू ने। ठीक है, तो इसको डिवाइस किया था कार्लोस लीनियस ने। ठीक है, क्या हुआ भैया? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, मतलब रूल सबसे पहला, तो फर्स्ट वर्ड, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंजीफेरा इंडिका लिन। ठीक है, तो सबसे पहला फर्स्ट वर्ड, इसको हम बोलेंगे जेनरिक नेम। ठीक है, जेनरिक नेम या जीनस कह सकते हैं इसको, जो उसका जीनस है। ठीक है, जैसे मैंजीफेरा हो गया। ठीक है, ये कैसे स्टार्ट होगा? स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, एम कैपिटल होगा यहां पे, देखो ये एम कैपिटल, स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो सेकंड वर्ड है, इसको हम स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। एपिथेट एडजेक्टिव है, जो पहले वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, या जो पहले वर्ड के साथ एडिशनल खूबी बता रहा है। एडजेक्टिव यही होता है ना, किसी नाउन को तुम डिस्क्राइब करते हो, तो भाई, तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। क्या होगा? ये स्पीसीज है। ये क्या हो रहा है? इट स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर? स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर, है ना, तो ये स्मॉल लेटर में होगा। ठीक है, दूसरा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। ठीक है, अगर, याद रखना, सब लैटिन में है, जितना भी नाम है ये लैटिन में है। अब पूछेगा वाई लैटिन? बिकॉज लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, और प्लस पहले बहुत कुछ डिस्कवरी वहीं हुआ था, है ना, तो इसलिए लैटिन में है। ठीक है, तो अब ये लैटिन ओरिजिन दिखाने के लिए, ओरिजिन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? अगर प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे। इटैलिक्स समझते हो? ऐसे टेढ़ा करके। और अगर हैंड रिटन है तो हम उसको अंडरलाइन करते हैं। तो अगर मान लो ये है, तो हम इसको भी अंडरलाइन करेंगे, और हम इसको भी अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो पहला, सब नाम क्या है? लैटिन में है। लैटिन ओरिजिन दिखाने के लिए हम उसको या तो इटैलिक्स में लिखते हैं, या हैंड रिटन है तो सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट, नेम ऑफ साइंटिस्ट इज written in
एब्रीविएटेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में हम साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं। जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन है, लिन स्टैंड फॉर लीनियस, कार्लोस लीनियस हो गया है ना। तो इस फॉर्म में हम डालते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को। आइए पढ़िए, देखो तुमको साफ साफ पता चलेगा, इतना ही लिखा हुआ है। तो बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिज्म। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, एक है जेनरिक नेम जो जीनस रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट, एपिथेट मींस एन एडजेक्टिव, ठीक है। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग टू कंपोनेंट्स टू द नेम इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। वैसे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी होता है, उसमें क्या होता है कि एक सब स्पीसीज भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। दिस नेमिंग सिस्टम वाज गिवन बाय कार्लोस लीनियस and is being practiced by biologists all over the world. This naming system using a two-word format was found convenient. Let's take an example of mango, जिसको बोला Mangifera indica, ठीक है। तो अब देखो बायोलॉजिकल नेम है इसका, तो क्या हो रहा है, तो Mangifera represent the genus and indica represents a particular species or a specific epithet, ठीक है। अच्छा, और क्या बोला, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड आर रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है। तो दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन। मान लो कोई चीज का डिस्कवरी इंडिया में भी हुआ, बट उसका नाम रखा जाएगा लैटिन में ही, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, आपको बात किया था। सेकेंड कॉम्पोनेंट रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम्स व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड, और प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में, टू इंडिकेट देयर लैटिन origin. Why is it handwritten? To indicate their Latin origin, ठीक है। First word denoting the genus starts with capital letter and specific epithet starts with small letter, as in case of Mangifera indica, ठीक है। Name of author appears after the specific epithet and is written in abbreviated form, जैसे Mangifera indica Lin, ठीक है, because it was first described by Linnaeus, ठीक है। तो इस पे सवाल आता है एक, जो मैंने लिखा है पैराग्राफ, वो पैराग्राफ पे एक सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। सिंस it is nearly impossible to study all the organism, it is necessary to devise some means to make it possible. So the process of this process is classification. Classification क्या हुआ, तो classification is the process by which anything is grouped into convenient category based on easily observable characteristics, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन क्या है, किसी चीज को एक ग्रुप में डाल रहे हो, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के, किसी चीज को एक ग्रुप में डाल रहे हो, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के, इस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी रिकॉग्नाइज अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट्स, ठीक है। द मोमेंट वी सी एनी ऑफ दीज टर्म्स वी एसोसिएट देम टू द कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, है ना। कुत्ता देख रहे हो, तुम समझ रहे हो ना, उसका पूंछ होगा, भौंकेगा, करता रहेगा, ठीक है। तो वही इसको कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। अब इसमें एग्जांपल दिया है बहुत घटिया घटिया, तो क्या दिया है, द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स we associate certain characters with an organisms in that group. What image do you think of a dog? Wow, obviously each of us will see dogs and not cats. Now if we think of Alsatian, Alsatian क्या होता है, Alsatian breed होता है, German Shepherd Alsatian, है ना, we know what we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals, you'd of course think of animals with external ears and body hair. Like in plant, if you try to think of wheat, तो wheat का ही पिक्चर आएगा, तो वही वाली बात कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो काम की चीज है, क्या बोल रहा है कि हर ऑर्गेनिजम्स को हम कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज कॉल्ड टैक्सा। टैक्सा याद रखिएगा, प्लूरल है, टैक्सॉन सिंगुलर हो जाता है। तो किसी ऑर्गेनिज्म को हम कैटेगरी में ग्रुप कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम टैक्सा कहते हैं, ठीक है। तो ग्रुपिंग of organisms in convenient category, इसको हम कहते हैं टैक्सा, ठीक है।
here you must recognize that taxa can indicate categories at different levels. जैसे प्लांट भी एक टैक्सा है, वीट भी एक टैक्सा है ना, मोनोकॉट भी एक टैक्सा होगा, अलग अलग लेवल है, ठीक है। जैसे डॉग इज अ मैमल और मैमल्स एनिमिलिया में है, तो किंगडम एनिमिलिया एक टैक्सा हो गया, है ना, तो अलग अलग कैटेगरीज हो सकता है, ठीक है। तो दीज टैक्सास आर एट डिफरेंट लेवल, है ना, जिसको रैंक कहते हैं, अभी हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. The process of classification is called taxonomy. So, classification of organisms into different taxa is called taxonomy. The process of classification of organisms into different taxa is called टैक्सोनॉमी। याद रखिएगा, पप्पा जी ऑफ टैक्सोनॉमी भी लीनियस ही थे, ठीक है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्लोस लीनियस। वैसे तुम्हारे काम की नहीं है, बट ही वाज अ स्वीडिश साइंटिस्ट, ठीक है, अगर कभी जरूरत हो जीवन में तुमको। अच्छा, टैक्सोनॉमी में हम कुछ चीजों का इस्तेमाल करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है सर? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of cell, developmental process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic studies. बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें एक चीज देखना, इवोल्यूशन का बात नहीं किया, इवोल्यूशन इंपरमेटिव का बात नहीं किया। क्या क्या चीज का बात किया? टैक्सोनॉमी के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी के लिए क्या क्या चाहिए आपको, बताइए। अगर हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडीज की बात करेंगे तो हमको चाहिए पहला एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। आपको दिख नहीं रहा होगा बट ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तीसरा डेवलपमेंट प्रोसेस, कैसे डेवलपमेंट हुआ, और चौथा इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, किस हैबिटेट में रह रहा है, कैसे रह रहा है ना। फिलोजेनेटिक इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा, है ना, क्योंकि वो बात सिस्टमैटिक्स में आता है, दोनों को डिफरेंशिएट यही करता है, ठीक है। तो ये बात हो गया, ठीक है। तो स्टेप क्या क्या है? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर प्रोसेस दैट आर बेसिस टू टैक्सोनॉमी। सेम सवाल इस पे एज इट इज आएगा। Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about various kinds of organisms, particularly with reference to its own use. In early days, human beings needed to find sources for basic need of food, clothing and shelter. Hence, the earliest classification was basis of use of organism. क्या जरूरत है उसके, ठीक है। फिर human beings were since long not only interested in knowing more about different kind of organisms and their diversity, but also the relationship among them, ठीक है। तो दिस ब्रांच, इस ब्रांच को क्या बोले? दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स का डेफिनेशन क्या है? द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मींस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सिस्टमैटिक्स देखो क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जहां पे हम इन सब चीजों को मिला के पढ़ते हैं। मतलब टैक्सोनॉमी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स ओनली। तो अगर हम मान लो सिस्टमैटिक्स का डेफिनेशन लिखोगे तो लिख सकते हो, इट इज द systematics is the scientific study of the kinds,
डाइवर्सिटी एंड relationship of organisms with a particular focus, कहां पे, on their evolutionary history, यहां पे हम phylogenetic relationship की बात करते हैं, of their on their evolutionary history and relationship through time। तो याद रखिएगा यहां पे जो मेजर फोकस होता है सिस्टमैटिक्स में, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की ही बात करते हैं। तो टेक्निकली टैक्सोनॉमी कम्स अंडर सिस्टमैटिक्स ओनली, टेक्निकली टैक्सोनॉमी कम्स अंडर सिस्टमैटिक्स ओनली, ठीक है। अच्छा, लीनियस चाचा ने सिस्टेमा नेचुरे अपने पब्लिकेशन का नाम रखा था, ये 10th एडिशन था इनके पब्लिकेशन का, ठीक है। इट वाज पब्लिश्ड बाय लीनियस। इसमें खूब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखे गए थे, सबके साइंटिफिक नेम्स लिखे थे विथ देयर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर इनलार्ज टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये सब आ गया। तो सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स का डिफरेंस आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, है ना। तो देखो, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप ऑफ प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं, और ईच स्टेप को रिप्रेजेंट करते हैं हम रैंक या कैटेगरी, उसको एक ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसी को हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं, इसी को हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं, ठीक है। तो ईच कैटेगरी इज रेफर्ड टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कोई भी एक सिंगल कैटेगरी उसका यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हो सकता है, जिसको हम एक रैंक देते हैं, जिसको हम टैक्सॉन बोलते हैं। तो टैक्सॉन को भी हम यूनिट ऑफ कैटेगरी, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, बिल्कुल, टैक्सॉन को भी हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की can be illustrated by an example. Insect represents a group of organisms sharing common feature like joint appendages होते हैं, है ना। It means insects are recognizable concrete objects that can be classified. Thus, when we give a rank or category, can you name such group of organisms? बिल्कुल। Remember, group represents category, category further denotes rank, ठीक है। तो ग्रुप रिप्रेजेंट्स कैटेगरी एंड कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, और ईच रैंक और टेक्सॉन इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। नाउ दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज, नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम बोल दें कि दीज टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज आर मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, तो गलत है स्टेटमेंट। देखो क्या बोल रहा है, कहना चाह रहा है कि देखो समझो सिंपल, कि किसी चीज को हम कैटेगराइज कर रहे हैं, किसी चीज को हम ग्रुप में डाल रहे हैं, कैटेगरी मतलब क्या हो, ग्रुप, ठीक है। अब ये ग्रुप जो है वो उसका रैंक है, और इसी को हम उसको टैक्सॉन बोलते हैं। कौन से टैक्सॉन में या कौन से ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स में आ रहा है। तो अब जब हम किसी चीज को ग्रुप करते हैं तो ऊपर से ऐसे देख के नहीं करते, हम क्या बोले थे, जब हम किसी चीज का टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं, किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं, तो हम उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी देखते हैं, हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखते हैं, हम उसका इकोलॉजिकल रिलेशनशिप भी देखते हैं, हम उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखते हैं। तो इट इज अ बायोलॉजिकल एंटिटी, सिर्फ मॉर्फोलॉजी नहीं देख रहे हैं कि ऊपर ऊपर से देख के बोल दिए अरे ये काला है तो इसको कालू राम बोल देते हैं, है ना, ये ऐसे फतिंगा सा दिख रहा है तो इसको चिंटू राम बोल देते। नहीं भाई, खोल के देखो क्या है, दिल देखो उसका, है ना, ऊपर ऊपर से जज नहीं करना है उसको, ठीक है।
तो वो बात कर रहा है यहाँ पे। तो दिस 2 लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या बोल रहा है, ग्रुप रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी, कैटेगरी डिनोट करता है कौन से कैटेगरी में, रैंक, ठीक है, और हर रैंक या टैक्सॉन जो आपका है वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, हम जिसमें कैटेगराइज कर रहे हैं उसी को यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलेंगे। और ये जो कैटेगरी है ये पूरा बायोलॉजिकल एंटिटी है, सिर्फ मॉर्फोलॉजी देख के हम नहीं कैटेगराइज कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज पे हम बात करते हैं। इसको हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कहते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसको याद रखने का तरीका होता है, कीप पॉट्स, बचपन में सिखाया गया था मुझे, वैसे आई एम वेरी अगेंस्ट निमोनिक्स, और फैमिली गेट्स सिक। तो सबसे ऊपर सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है तो हो गया किंगडम, ठीक है, उसके बाद आ गया फाइलम, ठीक है, और अगर प्लांट्स के केस में बात करेंगे तो डिवीजन, और डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स में फाइलम नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, फाइलम, ठीक है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ठीक है। ये लोएस्ट रैंक है और ये हाईएस्ट रैंक है। जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कम हो जाएगा, कॉमन डिक्रीजेस, ठीक है। तो मतलब कैसे कह सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज जीनस बना रहा है, अ ग्रुप ऑफ जीनस फैमिली बना रहा है, असेंबलेज ऑफ फैमिली ऑर्डर बना रहा है, असेंबलेज ऑफ ऑर्डर क्लास बना रहा है, ग्रुप ऑफ क्लास फाइलम या डिवीजन बना रहा है, और ग्रुप ऑफ फाइलम किंगडम बना रहा है। ऐसे 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 स्टेप बाय स्टेप होगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है, ठीक है। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम्स हैव स्पीसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी, ठीक है। Now question you may ask is how to place an organism in various categories. The basic requirement is the knowledge of characters of an individual or a group of organisms. This helps in identifying similarities and dissimilarities among individuals of the same kind of organisms as well of different kind of organisms. ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे रहेंगे तो आपस में सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है, जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे आपस में सिमिलैरिटीज कम होती जाएंगी। तो सबसे आ गया स्पीसीज, दैट इज द लोएस्ट कैटेगरी या लोएस्ट रैंक कह सकते हो। तो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स with fundamental similarities as species. One should be able to distinguish one species from another closely related species based on distinct morphological difference, है ना, देख के तुम बता दोगे, ठीक है। लेट्स कंसिडर, अब देखो यहाँ पे जिसका इसका नाम लिखा जा रहा है हम उनका साथ के साथ कॉमन नेम लिख लेंगे, कुछ कुछ का कॉमन नेम नहीं लिखा हुआ है, जैसे आपका एक लिखा है मैंजीफेरा इंडिका। अब देखो मैं अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बाद में रोना मत कि हर बार अरे सर आपने बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर फॉलो नहीं किया, है ना। तो लेट अस कंसीडर मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, फिर क्या कह रहा है, सोलैनम ट्यूबरोसम आलू और पैंथेरा लियोलायन, ठीक है। अभी सोलैनम का सारा ले लेंगे अभी, ठीक है, लिख सोलैनम ट्यूबरोसम, पोटैटो है, ठीक है। अभी इसका और 2-3 नाम है, अभी और भी टाइप के सोलैनम्स पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर इधर लिख लेते हैं पैंथेरा लियो लायन, ठीक है। तो अब यहाँ क्या दिख रहा है, बोल रहा है कि जो लियो है ट्यूबरोसम है और इंडिका है,
ये स्पीसीज डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट, while the first word Mangifera, Solanum and Panthera are genera which represents another higher level of taxonomical category. Each genus may have more than one specific epithet, है ना। जैसे अगर मान लो कि सोलैनम की बात करेंगे तो सोलैनम में निग्रम भी आ गया और सोलैनम में मेलोजिना भी आ गया, ठीक है। सोलैनम में निग्रम भी आ गया, इसको नाइट शेड कहते हैं, ठीक है। और मेलानोजीना भी आ गया, मेलानोजीना एग प्लांट हो गया, बैगन, ठीक है, ब्रिंजल भी कह सकते हो, ठीक है। वही अगर बात करेंगे तो सेम, तो जीनस नेम सेम है बट स्पेसिफिक एपिथेट बदल गया। पैंथेरा में भी टिग्रिस आ जाएगा तो टाइगर हो गया, और पार्डस आ गया तो लेपर्ड हो गया, है ना। पार्डस आ गया तो लेपर्ड हो गया। अब लेपर्ड और चीता में कंफ्यूज मत करना, लेपर्ड इज तेंदुआ, चीता चीता होता है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स में भी क्या, होमो सेपियंस, ठीक है, डाल दो एक और नया होमो, और भाई ये स्मॉल है सब, ठीक है, आदत मेरी खराब है, मैं लिख देता हूँ फिर बाद में लोग रोना मचाते हैं, इसको सब स्मॉल है, ठीक है। ठीक है, चल, होमोसेपियंस ह्यूमन बीइंग, ठीक है सर, यहां तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम फॉर इज ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज होमो सेपियंस। तो ये स्पीसीज के बारे में बात कर लिया हमने, ठीक है। जीनस क्या, कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, तो उसको जेनरा क्या, जैसे अभी मैंने बोला है ना कि पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बिलोंगिंग टू द जीनस सोलैनम, तो हमने नाइट शेड की बात की, ठीक है। लायन, लेपर्ड और टाइगर, लियो, पार्डस और टिग्रिस, सेवरल कॉमन फीचर है बट जीनस कौन है, पैंथेरा, ठीक है। तो ये जीनस की बात हो गया, ठीक है। तो एक जीनस में बहुत सारे स्पीसीज हो सकते हैं, ठीक है, बढ़िया। क्या जीनस आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, नहीं। स्पीसीज आपस में, स्पीसीज पॉपुलेशन आपस में इंटरब्रीड कर सकता है, जीनस आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, फैमिली की बात करेंगे। फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जिनरा, मैंने वही बोला, ऊपर ऊपर करते जाओगे, विथ लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा फैमिलीज किस बेसिस पे कैटेगराइज हो रहा है, फैमिलीज आर कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज, तभी हम प्लांट फैमिलीज पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक, तो जैसे जिनरा सोलैनम पिटूनिया धतूरा, फैमिली आता है सोलैनेसी, देखो ई ए ई लगा है तो फैमिली होता है, ठीक है। अगर प्लांट्स के केस में, प्लांट्स के केस में ई ए ई लगा है, ये सफिक्स होता है, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया, सोलैनम, धतूरा और पिटूनिया, किस में आ गया, फैमिली सोलैनेसी, ठीक है। यहां पे आप देखो जीनस पैंथेरा और फिलिस, फैमिली में आ गया फेलिडे, कैट फैमिली, तभी बिल्ली को शेर की मौसी कहा जाता है, पैंथेरा और फेलिस, कैट का जीनस, ये हो गया फेलिडे। एनिमल्स के केस में सिर्फ ए ही होता है, एनिमल्स के केस में ए ई सफिक्स होता है, ठीक है। एनिमल्स के केस में ए ई
सफिक्स होता है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखो दो अलग फैमिली है, फेलिडे कैट फैमिली, कैनिडे डॉग फैमिली, दोनों को मिला दो तो एक ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, तो यू हैव सीन इन अर्लियर कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी आर आइडेंटिफाइज बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। अब यहां पे सिमिलैरिटी कम हो जाती है। ठीक है, ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज असेंबलेज ऑफ फैमिलीज, ठीक है, विच एग्जिबिट फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। मैंने कहा था जैसे जैसे ऊपर जाओगे सिमिलर कॉमन कैरेक्टर्स कम हो जाएगा। ठीक है, the similar characters are less as compared to different genera included in a family. Plant families like Convoluidae, Solanaceae, ठीक है, किस में ऑर्डर में आ गया? ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में। सवाल आया Convoluidae and Solanaceae, ऑर्डर कौन सा है? पॉलीमोनियल्स। ठीक है, ऑर्डर में ईएस लग जाता है। ठीक है, ऑर्डर में ईएस लग जाता है, ऑर्डर ईएस सफिक्स लगता है। ठीक है, अच्छा फिर एनिमल में देखो, कार्निवोरा में तुम्हारा दोनों आ जाएगा, फेलिडे भी आ गया और कैनिडे भी आ गया। तो यहां पे फेलिडे एंड कैनिडे, ऑर्डर कार्निवोरा, ऑर्डर कार्निवोरा में आ गया। ठीक है, फिर आते हैं क्लास, तो रिलेटेड ऑर्डर्स क्लास हो गया। तो जैसे ऑर्डर प्राइमेटा और ऑर्डर कार्निवोरा, ये किस में आ जाएगा? क्लास मेमेलिया में, है ना, क्लास मेमेलिया में, जिसमें और भी ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर कार्निवोरा और ऑर्डर कौन सा? प्राइमेटा, किस में आ गया? मेमेलिया में आ गया, विच इज अ क्लास। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्लास बना लेगा। फिर फाइलम आ जाएगा, तो क्लास कंप्राइजेस एनिमल्स लाइक फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स विथ मैमल्स, constitutes a next higher category called phylums. ठीक है, all these based on common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system. अभी हम इस पे बात करेंगे, है ना। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है तो कॉर्डेट्स है, प्रेजेंट नहीं होता तो नॉन कॉर्डेट्स होता है। तो इसीलिए फाइलम कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेट्स में आ गया। ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट्स हम क्लास की बात करते हैं, असेंबलेज ऑफ क्लास इज डिवीजन, असेंबलेज ऑफ क्लास इज डिवीजन। तो याद रखिए प्लांट के केस में हम डिवीजन का टर्म यूज करते हैं, फाइलम का टर्म यूज नहीं करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आ जाते हैं किंगडम, तो ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइलम आर असाइन टू हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमिलिया, है ना। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं, जिसमें आपका आ गया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमिलिया। ठीक है, तो 5 किंगडम हम पढ़ते हैं। मोनेरा जिसमें सारा बैक्टीरिया आ गया, प्रोटिस्टा जिसमें सारा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आ गया, फंगाई जिसमें फंगस सारे आ गए, प्लांटे और एनिमेलिया। ठीक है, तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं। तो हाईएस्ट कैटेगरी, हाईएस्ट कैटेगरी कैटेगरी जो है आपका वो क्या है? वो किंगडम है। ठीक है, तो द किंगडम प्लांटे ऑन द अदर हैंड is distinct and comprises all plants from various divisions. ठीक है, henceforth we will refer to these two groups as animals and plant kingdom. Now the taxonomical categories from species to kingdom
have been shown in ascending order with starting from species, ये वाला पूरा फिगर है ना. However, taxonomists have also developed subcategories in the hierarchy to facilitate more scientific approach. जैसे हम population भी use कर लेते हैं, है ना, या सब स्पीसीज भी यूज कर लेते हैं. ठीक है. अब कैन यू रिकॉल ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, से फॉर एग्जांपल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, कम हो जाएगा. लोअर द टैक्सा, ज्यादा सिमिलैरिटी होगा. ठीक है. जितना हायर कैटेगरी होगा उतना डिफिकल्ट होगा रिलेशनशिप विथ अदर टैक्सा डिटरमाइन करना, उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, है ना. तो जितना ऊपर तुम जाते जाओगे कॉमन कैरेक्टर कम होता जाएगा, रिलेशनशिप स्टैब्लिश उतना डिफिकल्ट हो जाएगा. चलिए, एक डब्बा है, ये डब्बा भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है. ठीक है. इसको याद अभी मैं क्लास में ही करा दूंगा. फ्रीक्वेंटली, तो इसको भी मैं क्लास में अभी याद करा देता हूं. ठीक है. क्या है भैया इस डब्बे में, देखिए. तो देखो तुमको कौन कौन सा याद तो रहेगा और कौन कौन सा तुमको याद कराना पड़ेगा. देखो सबसे पहला होमोसेपियंस. ठीक है, इंसान, पता है. जीनस तुमको याद हो जाएगा, होमो. ठीक है. स्पीसीज तुमको याद ही है, सेपियंस. ठीक है. अच्छा, फैमिली, होमो होमिनेडे, क्या लिखा था फैमिली में, हम बोले थे ए ई लगता है एनिमल के केस में और ई ए ई लगता है प्लांट्स के केस में, तो होमिनेडे याद हो जाएगा. ठीक है. हम प्राइमेट्स है तो हमारा ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा, याद हो गया. मैमल्स हैं, क्लास क्या हो गया, मैमेलिया, और फाइलम कॉर्डेटा. आई डोंट थिंक किसी को भी इसको याद करने में दिक्कत है. होमो, जीनस, सेपियंस, स्पीसीज, होमिनेडे, फैमिली, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा. ठीक है. हाउस फ्लाई का नाम होता है मुस्का, मुस्काती रहती है पॉटी पे बैठ के, डोमेस्टिका. ठीक है. तो मुस्का इज जीनस नेम, डोमेस्टिका इज स्पेसिफिक एपिटे. मुस्का से मुस्कीडे, ए लगाना है सिर्फ, तो मुस्कीडे फैमिली हो गया. ठीक है. अब बीमारी कॉज कर रहा था, तुम ऐसे याद रखो, डिप्थेरिया होता है, वैसे डिप्थेरिया होता है ना, डिप्थेरिया बैक्टीरिया से होता है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया से होता है, बट वैसे डिप्टेरा, है ना, बीमारी कॉज कराता है, ऐसे याद रखो, है ना, हाउस फ्लाई, तो डिप्टेरा याद रखो. ठीक है. इंसेक्ट है, पता ही है तुमको, फाइलम कौन सा हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा. ठीक है. मैंगो की बात करेंगे, मैंजीफेरा इंडिका. ठीक है, मुझे याद है. ठीक है. तो मैंजीफेरा मेरा क्या हो गया सर, जीनस, इंडिका मेरा स्पेसिफिक नेम. ठीक है. अच्छा, अब ये दो टर्म याद करना है तुमको. ठीक है. अब क्या है भैया, तुम्हारा जो इसका फैमिली है, तो ई ए ई लगता है फैमिली में. क्या फैमिली है सर इसका, एनाक्रीडीसे. ठीक है, एनाक्रीडीसे, ई ए ई लगता है. ठीक है, एनाक्रीडीसे, इसको लिख लो ताकि तुमको मल्टीपल टाइम्स लिखोगे तो याद हो जाएगा. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला लोग भूल जाते हैं. ठीक है. अच्छा, अगर हम बात करें इसके ऑर्डर की, तो ऑर्डर में यहां पे ई एस लग जाता है, लिखाया था मैंने सफिक्स ई एक्स होता है. अब मैंगो का क्या होता है, सैपलिंग लगाते हो तो सैपिनडेल्स याद कर लो. मैंगो की क्या होती है, आप सैपलिंग लगाते हो तो सैपिनडेल्स याद कर लो. मैंगो डाइकॉट होता है तो आपका डाइकॉटिलिडने हो गया, और एंजियोस्पर्म्स होता है तो एंजियोस्पर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. अच्छा, फिर आ गया वीट. वीट का नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, तो ट्रिटिकम जीनस हो गया, एस्टिवम स्पेसिफिक एपिटेट हो गया. ठीक है. फैमिली कौन सा है, पोएसी, ई ए ई, पोएसी, आप पढ़ते ही हो वैसे ही तो, है ना. ठीक है. पोएसी से ही पोएल्स, ई एस, पोएल्स हो गया. मोनोकॉट है और ये भी एंजियोस्पर्म है, तो मोनोकॉटिलिडने और एंजियोस्पर्म. ठीक है. आई होप ये टेबल भी आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत, इससे एक सवाल आता ही आता है. ठीक है. चलिए, अब इसका बस लास्ट पार्ट देख लेते हैं हम. समरी क्या कहती है, कुछ काम की चीज है, वैसे इसके समरी में कुछ काम की नहीं, मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, बट ठीक है एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं. क्या, द लिविंग वर्ल्ड इज rich in variety, millions of plants and animals have been identified and described, but a large number still remains unknown. The wide range of organisms in terms of size, color, habitat, physiological
and morphological feature makes us seek the defining characteristics of living organisms in order to facilitate the study of kinds and diversity of living organisms. ठीक है, biologists have evolved certain rules and principles for identification, nomenclature and classification of living organisms. ठीक है, the branch of knowledge dealing with these aspects is referred to as taxonomy. तो आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन के लिए जो ब्रांच है उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं. द टैक्सोनॉमिकल स्टडीज of various species of plants and animals are useful in agriculture, forestry, industry and general for knowing our bioresources and their diversity. The basis of taxonomy is identification, naming and classification of organisms are universally evolved under international codes. हमने पढ़ा है codes, ICBN था, ICZN था, ICNB था और ICVN था. ठीक है, based on the assigned a correct scientific biological name comprising of two words as per binomial system of nomenclature, an organism represent occupies a place or position in a system of classification. There are many categories, ranks which are generally referred to as taxonomical categories or taxa, and all categories constitutes a taxonomical hierarchy. इसके अलावा कुछ भी काम का नहीं दिया है आपके नोट्स में. तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया बिल्कुल अच्छी तरीके से, एक भी एनसीईआरटी लाइन नहीं छूटा है और मेरा दावा है कि इसके बियॉन्ड एक सवाल एग्जिस्ट नहीं करेगा, चाहे आप किसी भी किताब से सॉल्व करो. अब आपको जरूरत है एक बार और इस लेक्चर को देखने की अच्छे से. एनसीईआरटी के साइड में अगर तुमने अभी क्लास के टाइम पे नोट्स नहीं बनाया तो अब साइड में नोट्स बना लो. जितनी चीजें मैंने साइड में लिखवाई है उसको लिख लीजिए ताकि आपको रिवाइज करने में अब इस चैप्टर को 5 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए. अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसके पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे. अगर आपके पास पीवाईक्यू नहीं है तो पीवाईक्यू का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाएगा. लास्ट 30 साल का आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए. ठीक है, और उसके बाद आप 2 किताबें मेरी खरीद लीजिए. एक मेरा बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक है, इतना खर्चा कर लो, जब तुमको इतना हम पढ़ा ही रहे तो इतना कर लो. ठीक है, और दूसरा मेरा एनसीईआरटी रिकॉल है. ये 2 अगर आप कर लोगे तो तुम्हारी पूरी प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो जाएगी और 3 बार तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा. कहां मिलेगा आपको ये बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी रिकॉल, इस पे भी बात कर लेते हैं. तो आपको अमेजॉन पे आना है, अमेजॉन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे शॉप ऑनलाइन पे चले जाइए, अमेजॉन खुल जाएगा आपका. मेरा ऐप खुल रहा है यहाँ पे, वैसे आपका वेबसाइट खुल जाएगा. ठीक है, सर्च में डाल दीजिए बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक डॉक्टर आनंद मनी, तो आपको मेरा बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक की किताब दिख जाएगी. 699 एमआरपी है. कैश ऑन डिलीवरी पे भी तुम जाके इसको खरीद सकते हो, जहां पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन, एग्जाम ड्रिल, असर्शन रीजन, क्रिटिकल थिंकिंग, मैच द फॉलोइंग सारे क्वेश्चन है. ठीक है, उसके बाद आप एनसीईआरटी रिकॉल भी परचेज कर लीजिए ताकि आप साथ साथ रिकॉल के भी क्वेश्चन करें. रिकॉल और इसमें यह फर्क है कि रिकॉल में हर एनसीईआरटी लाइन से सवाल बनाया गया है. ठीक है, हर एनसीईआरटी लाइन से, ताकि टेक्निकली एनसीईआरटी का रिवीजन हो जाए. रिकॉल में फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स टाइप, सब तरह के क्वेश्चन है, तो दोनों में क्वेश्चन अलग अलग है. तो मान लो कि क्वेश्चन बैंक में 6000 से 7000 क्वेश्चन होगा, रिकॉल में 3000 क्वेश्चन होगा, तो 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हारा बायोलॉजी का यहां पे हो जाएगा. आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा. अगर आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए #लिविंग वर्ल्ड कंप्लीटेड, और ये भी डाल दीजिएगा कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए. देखो हम कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, बस इतना जान लो कि आपकी क्लासेस जो है मंडे है, वेडनेसडे है और फ्राइडे है, जिसमें 2 दिन रट्टाफिकेशन चैप्टर रहेगा छोटा छोटा और 1 दिन बड़ा चैप्टर रहेगा. तो 3 चैप्टर हम हर वीक कंप्लीट करेंगे और दिवाली से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे. आपको भी बीच में इस सीरीज को नहीं छोड़ना. ट्रस्ट मी ऑन दिस, इससे बढ़िया एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हो कहीं और से. आई होप यू लाइक द वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए. चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें. मिलते हैं क्लास में. टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू.